पर्दे पर खून की एक कहानी थी। हर सीट के पीछे छिपी कोई निशानी थी। सच दबा था सालों से उस खामोश थिएटर में। एक रूह भटकती थी अपने ही सफर में। जिसने किया था जुल्म वहीं डर में सिमट गया, अपनी ही सजा बनकर से निकल गया। दिशा अपने ऑफिस में बैठी है और अपने फोन में देख रही है। तभी उसकी दोस्त नलिनी वहां आती है। उसके हाथ में एक अखबार होता है। दिशा उसे देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ उसको वेलकम करती है। अरे तुम? हाँ, मैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और बताओ कैसा जा रहा है PS1? क्या बताऊँ यार, कोई केस ही नहीं है। क्या पता कब तक ऐसा चलेगा। अगर एक और महीना ऐसा हुआ तो शायद मुझे ये सब बंद करके दोबारा अपना सॉफ्टवेयर प्रोफेशन शुरू करना पड़ेगा, और ये मैं करना नहीं चाहती। ऐसा ना हो इसका सॉलिड प्लान है मेरे पास। सच में? वो क्या है? नलिनी आकर अखबार उसके टेबल पर रख देती है। दिशा अखबार के खास समाचार को गौर से देखती है। खास समाचार में लिखा होता है, सिनेमा कट थिएटर में एक और रहस्यमयी मौत। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? शायद ये तो 4 दिन पहले की न्यूज़ है ना? हाँ, पिछले 3 महीने में ये सिनेमा कट थिएटर में होने वाली छठी मौत है। मेरे एक रिश्तेदार वहीं काम करते हैं, उसने मुझे इसके बारे में बताया। सच? मगर ये खबर तो शायद पहली बार ही बाहर आई है ना? हाँ, इसके पहले जितनी भी मौत हुई थिएटर वालों ने मुआवजा देकर उनके खानदान को खामोश करा दिया। ये केस नहीं बन पाया। दिलचस्प। मेरे रिश्तेदार ने बताया था कि थिएटर के स्क्रीन नंबर 3 में कोई शैतानी रूह है। इसके बारे में उन्हें कहीं भी बताने के लिए मना किया गया है। क्या ऐसा सब मुमकिन है? इतनी बड़ी बात छुपाना। तुम्हें पता है इस थिएटर का मालिक कौन है? कौन है? एक्स गैंगस्टर टर्न्ड MLA चंद्र प्रकाश मिश्रा। क्या पता उससे रिलेटेड कुछ हो। दिशा नलिनी की ओर देखती है और सहमति में सर हिलाती है। दोनों की नजर फिर से अखबार के खास समाचार पर पड़ती है। कुछ दिन बाद आगरा के प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन रुकती है। ट्रेन से उतरती है दिशा। वो इस थिएटर के मामले की आगे की जांच करने के लिए आगरा आई है। उसके हाथ में एक डफल बैग होता है। उसी दिन शाम को दिशा एक ऑटो रिक्शा से थिएटर के गेट पर उतरती है। वो मुड़कर ऑटो वाले से किराया पूछती है। कितना हुआ भैया? 250 रुपए। दिशा अपना हैंडबैग खोलती है और किराया देने के लिए पैसे ढूंढने लगती है। वैसे यहाँ क्यों आई है? कहते हैं यहाँ कोई रूह है, बस उसी के बारे में मालूम करने आई हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में पता ना किया जाए तो ही बेहतर होता है। क्या मतलब? ऑटो वाला थिएटर की ओर देखता है और बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दिशा कुछ वक्त के लिए वहीं खड़ी रह जाती है, समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। फिर वो उसे नजरअंदाज करके गेट के अंदर दाखिल होती है। थिएटर के ऑफिस में दिशा विधायक चंद्र प्रकाश के सामने बैठी है। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि थिएटर की जांच करनी चाहिए ताकि यहाँ फैली रूह की अफवाह को खत्म किया जा सके। मैं ये कर सकती हूँ, आप मुझे बस एक मौका दीजिए। देखिए, मैं बिना मतलब की कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता। आप इसे अपनी प्रोफाइल के लिए यूज करेंगी, ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। मुझे यहाँ छानबीन करने दीजिए। अगर यहाँ कुछ भी मिलता है तो मैं उसे यूज करूँगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चंद्र प्रकाश कुछ वक्त सोचते हैं और फिर हामी में सर हिलाते हैं। बस एक रात, उसके बाद आप यहाँ से दफा हो जाएंगी। दिशा भी हामी में सर हिलाती है। रात को दिशा की मुलाकात रतन से होती है, जो बुजुर्ग हैं और थिएटर की देखरेख करते हैं। उनके चलने में हल्की सी लंगड़ाहट है और उनकी आंखें एक जगह टिकती नहीं है। उसके हाथ में चाबियों का एक भारी लोहे का गुच्छा है, जो उसके हर घबराए कदम के साथ खनकता रहता है।
वो दिशा को रहम और खौफ के मिले जुले भाव से देखता है, जैसे वो उसे चाबियां नहीं बल्कि कोई सजा दे रहा हो। साहब ने कहा है कि आपको स्क्रीन 3 की इजाजत है, लेकिन अगर मेरी माने तो अभी भी वक्त है। वापस लौट जाइए। यहाँ दीवारों के भी कान हैं और पर्दों के पीछे आंखें हैं। थैंक्स रतन जी, मगर मैं यहाँ डरने नहीं, काम करने आई हूँ। क्या आप मुझे स्क्रीन 3 का दरवाजा दिखा सकते हैं? रास्ता तो छोटा है, मेरे पीछे आइए। वो दोनों हल्के अंधेरे वाले कॉरिडोर से जाते हैं। दीवारों पर लगे पुराने फिल्मों के पोस्टर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे मानो उन्हें जाते हुए देख रहे हों। रतन एक भारी दरवाजे के सामने खड़ा है, जिस पर सुनहरे रंग में 3 बना होता है। वो दरवाजा खोलता है और कुंडी खुलने की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। वो दिशा को एक टॉर्च देता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। दिशा हॉल के अंदर दाखिल होती है। वहाँ बेहद ठंड होती है, लॉबी से भी ज्यादा। उसकी सांस से हल्की धुंध से बनती है। हॉल बहुत बड़ा होता है, सीटों की लंबी कतारें ऊपर तक जाती हैं। वो टॉर्च जलाकर बीच के रास्ते से आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज कारपेट में दब जाती है। वो रो नंबर D तक पहुंचती है और उसकी रोशनी सीट D23 पर टिक जाती है। सीट मामूली नजर आती है, मगर उसके आसपास अजीब सी खामोशी होती है। उसे हेडलाइन की बातें याद आती है। वो अपना डफल बैग खोलती है और अपना सामान निकालती है। वो कोई पूजा पाठ की चीजें नहीं निकालती, बल्कि एक थर्मल कैमरा और लैपटॉप निकालती है। वो सीट D23 के पास सेंसर लगाती है और बगल वाली सीट पर एक रिकॉर्डर रख देती है। अगर यहाँ कुछ है तो उसका कोई ना कोई एनर्जी सिग्नेचर जरूर होगा। शैतानी रूह हो या महज एक वहम, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही दिशा टाइप करती है, लैपटॉप की कीज की आवाज एक लय में चलती रहती है और अचानक उसकी स्क्रीन पर टेम्परेचर 18 डिग्री से सीधे 4 डिग्री पर आ जाता है। उसी वक्त फर्श में एक धीमी भारी सी गूंज महसूस होती है। हॉल के सामने लगी स्क्रीन, जो अब तक खाली थी, अचानक झिलमिलाने लगती है। उस पर तेज रोशनी नहीं, बल्कि हल्की हरी सी अजीब चमक नजर आती है। दिशा अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर ऊपर देखती है। थर्मल कैमरे में स्क्रीन के सामने एक बड़ी सी आकृति नजर आती है, मगर आंखों से वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। वो टॉर्च उठाकर स्क्रीन की ओर रोशनी डालती है। हरी चमक गायब हो जाती है, मगर उसकी जगह एक आवाज सुनाई देती है, पॉपकॉर्न चबाने की आवाज। ये आवाज सीट D23 की तरफ से आ रही होती है। दिशा धीरे धीरे टॉर्च उस सीट की ओर घुमाती है। सीट खाली होती है, मगर उसका कपड़ा दबा हुआ लगता है, जैसे वहाँ कोई बैठा हो। कौन है वहाँ? जो भी हो, सामने आओ। पॉपकॉर्न चबाने की आवाज एकाएक बंद हो जाती है और उसी वक्त हॉल में एक ठंडी फिजा बहने लगती है, जबकि कहीं भी कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं होता। अचानक बगल वाली सीट पर रखा रिकॉर्डर अपने आप चलने लगता है, मगर उसमें से वो आवाज नहीं आती जो दिशा ने रिकॉर्ड की थी। नहीं! दिशा तुरंत रिकॉर्डर उठाती है और गौर से सुनती है। उसे समझ आता है कि उसमें किसी के चीखने की आवाज है, मगर साफ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। पीछे कहीं प्रोजेक्टर चलने की आवाज दोबारा सुनाई देती है। दिशा समझ जाती है कि इसका कनेक्शन प्रोजेक्टर रूम से है। वो तुरंत उठती है और तेजी से प्रोजेक्टर रूम की ओर भागती है। दिशा प्रोजेक्टर रूम में पहुंचती है। कमरा छोटा होता है और उसमें जली हुई तेल जैसी बदबू फैली होती है। बीच में एक पुराना 35 mm प्रोजेक्टर रखा होता है। ताज्जुब की बात ये होती है कि ये प्रोजेक्टर खुद ब खुद चल रहा होता है। उसके पीछे कोई नहीं होता, फिर भी उसकी रील घूम रही होती है। वो धीरे धीरे मशीन के करीब पहुंचती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो नीचे हॉल की ओर देखने के लिए छोटे से शीशे से झांकती है।
ऊपर से देखने पर उसे C23 पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो एक आदमी होता है जिसने पुरानी और फटी हुई प्रोजेक्टर जलाने वाली वर्दी पहनी होती है। वो सीधा उसी की ओर देख रहा होता है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो आदमी खामोश रहता है। इसके बजाय प्रोजेक्टर के लेंस से तेज चुभने वाली रोशनी चमक उठती है। दिशा अपनी आंखों को हाथ से ढक लेती है। कुछ घंटों बाद दिशा प्रोजेक्टर रूम में होश में आती है। वो इधर उधर देखती है कि वहाँ कोई है या नहीं। वो जल्दी से उठती है और नीचे हॉल की ओर देखने के लिए झांकती है, मगर अब वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो समझ जाती है कि ये उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। दिशा वापस उस जगह पर आती है जहाँ उसने अपना सामान लगाया था। वो जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगती है और सारे डिवाइसेस बंद कर लेती है। जैसे ही वो जाने के लिए उठती है, सामने की स्क्रीन खुद ब खुद चलने लगती है। उस पर एक फुटेज नजर आता है, जैसे किसी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो जिसमें तारीख लिखी होती है 21 मार्च 2011। स्क्रीन पर थिएटर का ही प्रोजेक्शन रूम दिखता है। वहाँ जवान चंद्र प्रकाश मिश्रा खड़ा होता है, दुबला और खतरनाक सा। वो एक आदमी अमन से बहस कर रहा होता है जो वहाँ प्रोजेक्टर चलाने वाला होता है। तुमने मेरे लाख मना करने पर भी मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा ना। अब इस गलती की सजा तुझे मैं दूंगा। नेताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आशिका से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे हमेशा के लिए खुश रखूंगा। मोहब्बत का जज्बा तेरे सिर चढ़ चुका है, इसको मुझे उतारना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चंद्र प्रकाश उसे गले से पकड़ लेता है और प्रोजेक्टर चालू कर देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? चंद्र प्रकाश आस्ते आस्ते अमन का सर प्रोजेक्टर के बड़े घूमते हुए पुली की ओर ले जाता है। नेताजी नहीं। और इसी के साथ चंद्र प्रकाश अमन का सिर उस घूमते हुए पुली में जोर से ढकेल देता है, जिससे उसका सर तुरंत कुचल जाता है। खून की छींटें पूरे प्रोजेक्शन रूम के दीवारों पर और चंद्र प्रकाश के चेहरे पर फैल जाती है। कुछ वक्त बाद चंद्र प्रकाश C-23 पर बैठा होता है। तभी रतन वहां आता है। चंद्र प्रकाश अमन के शरीर को एक बोरे में भर देता है और रतन उसे बाहर लेकर जाता है। इसके बाद स्क्रीन बंद हो जाती है। सच्चाई जानकर दिशा पूरी तरह से हिल जाती है। वो वहीं बैठ जाती है, जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो। ये सिर्फ किसी भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक हत्या थी जिसे छिपाया गया था। अमन की रूह बस सच्चाई सामने लाना चाहती थी। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। दिशा घबराकर पीछे मुड़ती है। वहाँ चंद्र प्रकाश खड़ा होता है। उसके हाथ में साइलेंसर वाली बंदूक होती है जो सीधे दिशा की ओर तनी होती है। मैंने कहा था ना दिशा, तुम अपनी प्रोफाइल के लिए इसे यूज करोगी। तुमने वो देख लिया है जो तुमने नहीं देखना चाहिए था। अब तुम मेरी इस सिनेमा का हिस्सा बन जाओगी। आपने अमन का कत्ल कर दिया? हाँ, मार दिया, और अगली बारी तुम्हारी है। अब आगे का इंसाफ ऊपर जाकर करना। चंद्र प्रकाश आगे बढ़ता है। उसकी उंगली ट्रिगर दबाने ही वाली होती है। दिशा पीछे हटती हुई उसकी ओर देखती है। अगर मैं मरी तो ये पूरा डेटा क्लाउड पर चला जाएगा। आपकी सारी करतूतें लाइव स्ट्रीम हो जाएंगी। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है लड़की, मैंने जैमर्स लगवा रखे हैं। तुम्हारी होशियारी यहाँ काम नहीं आएगी। जैसे ही चंद्र प्रकाश बंदूक आंखों के सामने उठाता है, अचानक पूरा कमरा अंधेरे में तब्दील हो जाता है। सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। थिएटर के स्पीकर्स में एक अजीब और तेज आवाज गूंजने लगती है। कुछ भी साफ नजर नहीं आता। चंद्र प्रकाश घबराकर अंधेरे में 3 गोलियां चला देता है।
फिर वो जल्दी से अपना फोन निकालकर चारों ओर देखता है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। इसी बीच उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत मुड़कर एक और गोली चला देता है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि दिशा अब जमीन पर गिर गई होगी। कहा था ना, मुझसे पंगा मत लेना, मैं हूँ ही बहुत घटिया किस्म का। वो टॉर्च की रोशनी फर्श पर डालता है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही वो टॉर्च ऊपर उठाता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने अमन की रूह खड़ी होती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो पीछे की ओर गिरते हुए टॉर्च पीछे घुमाता है, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आता। वो जल्दी से प्रोजेक्शन रूम की ओर देखता है और वहाँ एक परछाई नजर आती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे फंसा रही है। वो भागते हुए प्रोजेक्शन रूम की ओर जाता है। चंद्र प्रकाश प्रोजेक्शन रूम में पहुंचता है और लाइट जला देता है। बाहर निकल, कहाँ छिप कर बैठी है? अगर सच में अपनी अम्मी का दूध पिया है तो निकल के मेरे सामने आ। याद रख, जिस दिन तू मिली ना, तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे 8 साल पहले उस कुत्ते अमन को मारा था। उसके पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो तुरंत दरवाजे की ओर जाता है और अंदर से उसे जोर जोर से पीटने लगता है। अबे खोल खोल, निकाल मुझे यहाँ से। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। उसी वक्त प्रोजेक्टर की पुली अपने आप चलने लगती है। टिमटिमाती रोशनी में चंद्र प्रकाश उसे देखता है और उसके अंदर डर बढ़ने लगता है। अचानक फर्श पर पड़ी रीलें अपने आप उसके पैरों पर चलने लगती हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? तब तक रीलें उसके पूरे जिस्म पर लिपट जाती हैं और उसकी हरकत रुक जाती है। उसी वक्त उसके पीछे अमन की रूह नजर आती है। उसकी आंखों में नाराजगी भरी होती है। चंद्र प्रकाश के जिस्म में उलझी रील का सिरा चलती हुई पुली पर चढ़ जाता है और उसी के साथ चंद्र प्रकाश की मौत भी उसी तरह हो जाती है जैसे 8 साल पहले अमन की हुई थी। अमन की रूह वहीं खड़ी उसे देखती रहती है। कुछ वक्त बाद स्क्रीन नंबर 3 के हॉल में दिशा बेहोश मिलती है। पहले वो तेज आवाज की वजह से गिर गई थी और किस्मत से वो चंद्र प्रकाश से कुछ दूर ही आगे गिरी होती है। धीरे धीरे वो होश में आती है और कुर्सी के सहारे बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान प्रोजेक्शन रूम की ओर जाता है। वो वहाँ अमन को देखती है। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा लगता है और उसकी आंखें खामोश रहती हैं। दिशा तुरंत समझ जाती है कि अब उसकी रूह को शांति मिल गई है और चंद्र प्रकाश वहीं पहुंच चुका है जहां उसे होना चाहिए था। कुछ वक्त के बाद दिशा थिएटर से बाहर आती है। तभी नालिनी अपनी कार से आती है, जल्दी से उसके पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। दिशा, तुम ठीक तो हो? कल रात को तुम्हारा इमरजेंसी सिग्नल मिला तो मैं पहली ट्रेन लेकर यहाँ आ गई। दिशा पीछे मुड़कर थिएटर की ओर देखती है। सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अब शायद इस थिएटर में कोई मौत नहीं होगी। मगर हुआ क्या? बहुत लंबी कहानी है, बताती हूँ। नालिनी हामी में सर हिलाती है। दिशा और नालिनी दोनों कार में बैठ जाती हैं और कार वहाँ से चली जाती है।